दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपको सिर्फ आरोपी पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर गुस्सा आ जाएगा। कुछ महीने पहले यानी सितंबर 2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक 12 साल की एक छोटी बच्ची एक मोहल्ले के घर के बाहर खड़ी थी। उसने एक आदमी से मदद मांगी और इस आदमी ने उसे देखा भी। इस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे और उसके शरीर से खून बह रहा था। ये सब देखने के बाद भी इस लड़की ने जिस आदमी से मदद मांगी थी, उस आदमी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ और वो इस मोहल्ले में पहुंची कैसे? इस मामले ने न केवल उज्जैन को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। मैं बात कर रही हूँ उज्जैन में घूम रही स्कूल की छात्रा की। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चेतीवारा गांव के एक कच्चे घर में 12 साल की एक छोटी बच्ची अपने दादा, बड़े भाई और पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत साल पहले ही कहीं चली गई थी, जिनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। उस बच्ची की ज्यादातर देखभाल उसके दादाजी ही किया करते थे। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थी, फिर भी वह हमेशा अपना 100% दिया करती थी और स्कूल के बाहर भी ये कई सारे टेस्ट भी दिया करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अलग-अलग टेस्ट देने से उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। तो वो रोज सुबह तैयार होकर कुछ दोस्तों के साथ पैदल ही अपने स्कूल जाया करती थी। करीब 4 से 4:30 बजे के बीच वो स्कूल से वापस आ जाया करती थी। 24 सितंबर 2023 के दिन वो रोज की तरह अपने स्कूल के लिए तैयार हुई। उस दिन उसका ओलंपियाड का एग्जाम था। तो सुबह करीब 9 बजे वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले 7 और बच्चों के साथ एक रिक्शा में बैठी, जहां से वो मांझा गांव गई। मांझा गांव पहुंचने के बाद वो उस स्कूल में गई जहां पर उसकी परीक्षा होने वाली थी। पर स्कूल में एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही वह स्कूल में पहुंची, उसे पता चला कि उसके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, जो कि बाद में ये चीज बाहर आई थी कि उसके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां मौजूद टीचर को कोई गलतफहमी हो गई थी उसका एडमिट कार्ड पढ़ने में। तो परीक्षा ना देने की वजह से और मांझा गांव के बारे में ज्यादा ना जानने की वजह से वह एक रिक्शे में बैठी और रिक्शे वाले ने जब उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो उसे तो पता नहीं था कि उसे किस तरफ जाना है। तो उसने रिक्शे वाले से कहा, भैया सीधे ही चलो। मगर कुछ देर चलने के बाद उसने रिक्शे वाले से कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो रिक्शे वाले ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया, जिसके बाद वो चलकर मांझा गांव के मेन जगह पर आ गई। और ये सब हुआ लगभग 10 बजे तक। अब जब वो वापस चल रही थी तो उसके दादाजी ने उसे देख लिया था और उसके दादाजी को ये पता था कि उसकी बेटी घर से बाहर ज्यादा नहीं जाती है, तो उसे रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। इसलिए वो उसे लेकर अपने घर चले गए। उन्होंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, अगले साल तुम फिर से परीक्षा दे देना। ये सब कहने के बाद वो वापस अपने काम पर चले गए और इस समय लगभग 10 से 10:30 बजे थे। और जब वो लगभग 6 बजे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो लड़की घर में नहीं थी। तो वो परेशान हो जाते हैं और इधर उधर अपनी पोती को ढूंढने लगते हैं और पुलिस स्टेशन भी जाते हैं अपनी पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन वहां के पुलिस वालों ने उनसे कहा कि अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी, कम से कम एक दिन रुको। अगर वो एक दिन में घर वापस नहीं आई तो हम उसे ढूंढेंगे। पुलिस वालों को क्या फर्क पड़ता है कि किसकी बेटी गायब हुई है, क्या गायब हुआ है। पर उसके दादाजी का दिल नहीं माना और वो चले गए अपनी पोती को खुद ही ढूंढने। पर पूरी रात बीत गई थी पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। तो दादाजी अगले दिन वापस पुलिस स्टेशन गए। तो इस बार पुलिस ने उनकी पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। 25 सितंबर 2023 को यह लड़की सतना से 700 किलोमीटर दूर उज्जैन की सड़कों पर ऐसे ही घूम रही थी मदद मांगते हुए। इस बच्ची के शरीर के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे। उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो 8 किलोमीटर तक घूमते घूमते मदद मांग रही थी। करीबन 2.5 घंटे तक वह दर्द के साथ पैदल चल रही थी कि कोई मदद कर दे। उसने कम से कम 100 से 200 घर और ढाबे पार किए। वह अलग अलग जगह गई, अलग अलग मोहल्ले में गई, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर करीब 9:30 बजे के आसपास वह एक आश्रम पर पहुंची और इस आश्रम का नाम था दांडी सेवा आश्रम। वहां के पुजारी राहुल शर्मा कुछ काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने इस बच्ची को बादनगर, जो कि उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है, वहां से एक रास्ते में आते हुए देखा और रुके
उन्होंने तुरंत उसे कपड़े दिए अपना शरीर ढकने के लिए। क्योंकि वो पुजारी थे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने कपड़े पहन रखे होंगे। इसलिए उन्होंने उस लड़की को छुपते छुपाते जल्दी अपने मंदिर लेकर आ गए। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ रहती है, उसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। उसने बताने की कोशिश की, मगर इस बच्ची की भाषा पुजारी राहुल शर्मा को समझ में नहीं आ रही थी। वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। तभी पुजारी जी ने उसे पेन और पेपर भी दिया कि शायद लिखकर कुछ बता पाए, पर वह बच्ची कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। उसके बाद पुजारी जी ने अपने फोन में कीपैड ओपन करके दिया कि शायद यह बच्ची अपने घर का नंबर डायल करे, पर यह बच्ची नंबर भी डायल नहीं कर पा रही थी। इससे पुजारी जी को लगा कि वह बहुत डरी हुई है, इसलिए ना तो बोल पा रही है, न लिख पा रही है। पुजारी जी ने इस बच्ची से पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? तो बच्ची ने केवल हाँ में सिर हिलाया। तब पुजारी जी ने जो भी मंदिर में दलिया नमकीन था उसे खाने को दिया। क्योंकि पुजारी राहुल शर्मा को इस लड़की से कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपनी जगह की पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां 20 मिनट में पहुंच गई। पुजारी जी ने पुलिस वालों को सब कुछ समझाया। उसके बाद पुलिस वाले इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए। इस लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसके बाद यह चीज सामने आई कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई है। और सिर्फ जोर जबरदस्ती ही नहीं, इस लड़की पर इतनी चोटें लगी हुई थी कि इस स्थिति में उसे इंदौर के एक हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। आप लोगों को बता दें कि इस लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि पुलिस वालों ने बिना एफआईआर दर्ज किए ही इंदौर हॉस्पिटल ले जाना सही समझा। इसका वहां इलाज किया गया और अंदरूनी कुछ सर्जरी की गई। जब इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर गई तो इसकी खबर अखबारों में भी छप गई, जिसमें लड़की का फोटो भी छापा गया था, जिसमें उसका चेहरा समझ में तो नहीं आ रहा था, मगर उसकी जो स्कूल ड्रेस थी वह साफ दिख रही थी। यह अखबार उस लड़की के गांव तक भी जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने जब यह खबर पढ़ी तो उस लड़की की स्कूल ड्रेस पहचान गया कि ऐसी ड्रेस पहनकर हमारे गांव से लड़कियां स्कूल जाती हैं। क्योंकि उस लड़की की गुमशुदगी की बात गांव में सभी को पता थी, तो वह आदमी अखबार लेकर सीधा उस लड़की के दादाजी के पास गया और खबर दिखाई कि ये आपकी पोती जैसे लग रही है। तो दादाजी ने कहा ये मेरी पोती ही है। इसके बाद उसके परिवार वाले उसके पास पहुंच गए। अब बात यह है कि इस बच्ची की ये हालत कैसे हुई, इसकी ये हालत किसने की, अपने स्कूल से बच्ची वहां कैसे पहुंच गई। इन सभी बातों की जांच करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें 28 पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने इस केस में पूरी 4 रात बिना सोए हुए काम किया। उस दिन से 20 से 25 सितंबर के पुलिस ने बाद नगर के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस बच्ची के घर से बाद नगर तक उन्होंने सारे कैमरा चेक किए। लगभग 700 कैमरास चेक करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि एक रिक्शे वाले ने उसे तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के आसपास छोड़ा था 26 सितंबर शाम के लगभग 7 बजे। पुलिस ने उस रिक्शे वाले को पकड़ा। उसका नाम था राकेश मालवीय। जब पुलिस ने उसके रिक्शे की जांच की तो उन्हें रिक्शे की पिछली सीट में खून के धब्बे मिले। जब इस बारे में रिक्शे वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि उसने इस बच्ची को ऐसे ही खून भरी हालत में पाया था। यह बच्ची रास्ते के किनारे पर चल रही थी। उसने इस बच्ची को जीवन कैदी से अपने ऑटो में बिठाया और कम से कम 400 मीटर तक वह एक पुलिया से तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी की तरफ गया और उसने इस बच्ची को उतार दिया। उस पूरे टाइम में यह बच्ची रो रही थी और डरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, तो राकेश ने अपनी खाकी शर्ट उसे पहनने के लिए दी। उसने यह भी बताया कि उस बच्ची ने उसे बताने की कोशिश की कि उसके साथ कुछ हुआ है। उसने सोचा यह लड़की आसपास की ही होगी, तो वह चलकर अपने घर चली जाएगी, तो उसने उसे वहीं उतार दिया ताकि कोई केस हो तो राकेश तक कोई बात ना आए। राकेश ने पुलिस को सूचना देने की बजाय उसने उस लड़की को कॉलोनी के आसपास ही उतार दिया। राकेश के अनुसार उसने जब पहली बार इस बच्ची को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसे करना क्या चाहिए। उसके सामने ऐसी स्थिति पहली बार आई थी। राकेश ने पुलिस से ये भी कहा कि उसे अब अफसोस होता है कि काश मैं पुलिस को बता देता जो भी इस लड़की की स्थिति थी, तो अब वो लड़की ठीक होती। पुलिस ने राकेश पर आईपीसी की धारा 176 लगाई। धारा 176 पुलिस को सूचना नहीं देने पर या छुपाने पर लगाई जाती है। उसके बाद पुलिस को आगे की जांच में उज्जैन स्टेशन के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज में यह बच्ची दिखी। 25 सितंबर के 3 बजे से 5 बजे तक इस बच्ची ने 3 ऑटो रिक्शा वालों से मदद मांगी थी। वह हर एक रिक्शे वाले से बात कर रही थी, पर लास्ट में एक तीसरे ऑटो रिक्शे में बैठी और उसके बाद यह ऑटो रिक्शा वहां से गायब हो जाता है।
जैसे कि राकेश ने बताया था, तो पुलिस को इस बात का पता तो चल गया था कि राकेश की कही गई बात सच थी। पुलिस को अब ये समझ आ गया था कि उस तीसरे रिक्शे में बैठने से इस लड़की के साथ ही क्राइम हुआ है। पुलिस की जांच में उस रिक्शे के बारे में पता चला, जिसका नंबर था MP13R5204 और रिक्शे वाले का नाम था भरत सोनी। ये लड़की जब अपने दादाजी के साथ घर पहुंच गई थी, तो उसके बाद घर से गायब हो गई। कैसे और क्यों, ये हमें नहीं पता। अब कौन है भरत सोनी? भरत सोनी एक ऑटो रिक्शा वाला है, जो कि 38 साल का है। यह उज्जैन के नानखेदा बस स्टैंड के पास रहता है। भरत सोनी अपने भैया भाभी के साथ रहता है। वह पहले अपने परिवार की दुकान में ही काम करता था, पर यह केस होने के 6 महीने पहले से ही अपने छोटे भाई का ऑटो रिक्शा चलाया करता था। भरत अक्सर लड़ाइयां करके घर आता था। भरत सोनी के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए पुलिस से बचने के लिए वह सिर्फ रात को ही ऑटो चलाया करता था और उज्जैन के उस एरिया में रिक्शा चलाया करता था जहां रात को पुलिस नहीं होती थी। वह सुबह के 5 बजे तक रिक्शा चलाया करता था और 25 सितंबर को भी भरत सोनी उस स्टेशन के पास खड़ा था जहां पर उसे बच्ची मिली थी। 25 सितंबर को करीबन 5:15 पर भरत सोनी बच्ची को रिक्शा में बिठाकर जीवन कैदी गांव के एक सुनसान जगह पर लेकर गया और वहां उसने इस बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती की और वहां से भाग गया और भागकर अपने घर गया। उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह हमेशा की तरह अपने दिनचर्या के काम कर रहा था। भरत सोनी के पिता के अनुसार उन्हें इस घटना के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला था और उन्होंने जब भरत से यह बात बताई, तो भरत ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने पहली बार उस घटना के बारे में सुना हो। ऐसे में उसके पिता को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ भी किया होगा। पुलिस ने भरत के मोबाइल को ट्रैक किया और घटना के तीसरे दिन यानी 28 सितंबर को पुलिस ने भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। बहुत पूछताछ के बाद भरत ने कबूल किया कि उसने ही यह क्राइम किया है। भरत सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि पुलिस को बच्ची से कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी और पुलिस के पास जो भी सबूत था सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ही थे। तो पुलिस भरत सोनी को घटना स्थल पर लेकर गई, जहां पर बच्ची के स्कूल के जूते और शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाले कपड़े मिले। उससे उन्हें यह पुख्ता हो गया कि यहाँ पर ही क्राइम हुआ था। अब ये सब देखकर भरत सोनी पुलिस से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते भरत का पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है और वह गिर जाता है। गिरने की वजह से भरत सोनी के घुटने पर गहरा जख्म हो जाता है, जिसके कारण भरत अब भाग नहीं सकता था। जख्म इतना गहरा था कि पुलिस को भरत का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। चोट छोटी मोटी नहीं थी, उसकी सर्जरी करनी पड़ी। कोर्ट ने भरत को 7 दिन का रिमांड ऑर्डर दिया था। अब पुलिस के पास 2 प्रकार के सबूत हैं, एक टेक्निकल जो कि सीसीटीवी फुटेज से मिले और दूसरा फिजिकल जो कि बच्ची के जूते और कपड़े हैं। और तो और भरत ने कबूल भी किया है कि उसने यह क्राइम किया है। अब भरत पुलिस हिरासत में है और अब वह कभी भाग कर नहीं जा सकता। इस मामले की ताजा जानकारी के हिसाब से, मतलब जब मैं यह वीडियो बना रही हूँ तब तक की जानकारी के हिसाब से भरत सोनी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि उसका घर गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। और इस मामले में भरत सोनी के पिता का कहना है कि अगर उनके बेटे ने यह क्राइम किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी बच्ची कितने लोगों से मदद मांग रही थी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर क्यों? मोहल्ले वालों का कहना है कि वे इस बच्ची को मदद करना चाहते थे मगर नहीं की, शायद इस वजह से कि कहीं वो इस मामले में फंस ना जाएं। तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को भी जेल हो सकती है जिन्होंने इस बच्ची की मदद नहीं की, ये देखने के बाद भी कि इस लड़की के साथ कुछ क्राइम हुआ है। मगर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आगे आकर इस बच्ची की मदद की। 2 पुलिस वालों ने इस बच्ची को अपना रक्त भी दान दिया था। अजय वर्मा जो कि पुलिस ऑफिसर हैं महाकाल पुलिस स्टेशन में, जिन्होंने ये केस सॉल्व किया और इन्होंने यह वादा भी किया है कि वे इस बच्ची की पढ़ाई और इलाज का खर्चा उठाएंगे। और स्पेशली पुजारी जी, जिन्होंने इस बच्ची के बारे में पुलिस को सूचना दी। फिलहाल इस केस के बारे में इतनी ही जानकारी है। दोस्तों, यह घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सचेत रहें और यदि आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें और क्राइम का सच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।